चलिए देखते हैं आज सेल्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे n सेल्स हैं, सब आइडेंटिकल हैं। हर सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? n सेल्स हैं हमारे पास। ये R जो लिखा हुआ है ये सारे लोड की रेजिस्टेंस है, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट होंगी उन सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करके ना लिख करके उन सबका हमने सम कर दिया एक्सटर्नल। जैसे हमने इसमें 2 फैन कनेक्ट कर रखे हैं, 2 लाइट्स कनेक्ट कर रखी हैं, कूलर कनेक्ट कर रखा है, एक टीवी कनेक्ट कर रखा है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हमने कनेक्ट की उनकी जो भी रेजिस्टेंसेस थी उन सारी रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने, उसे हम R से शो कर रहे हैं। दिस इज नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, कितना हुआ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। सबसे पहले ईएमएफ की बात करते हैं। मान लो कि सेल हमारा ओपन सर्किट में है, तो हम ईएमएफ की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम यहां से चले तो सबसे पहले ये सेल क्रॉस हुआ तो हमारे पास E बढ़ गया, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस E बढ़ गया। उसके बाद हम आगे गए, एक और E बढ़ गया, 2E हो गया, एक और आगे गए 3E हो गया, एक और आगे गए 4E हो गया। ऐसे हर बार E बढ़ता जाएगा। n सेल्स को हम क्रॉस करेंगे, सभी में आप देख रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है। सभी के छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे ही सेल क्रॉस हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा कहीं पे ऐसा ही। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसे करते करते टोटल ईएमएफ सारे सेल्स के ईएमएफ का सम हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ जो है या नेट ईएमएफ कह लीजिए इसे आप, वो NE हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसमें 2 सेल्स बीच में उल्टे हो जाते तो क्या होता? तो पहले मैं चलता E बढ़ा, एक सेल को क्रॉस किया, पहले को E आया मेरे पास, दूसरे को क्रॉस किया E और बढ़ा 2E हो गया, तीसरे को क्रॉस किया 3E हो गया, चौथे को क्रॉस किया 4E हो गया, पांचवें को क्रॉस किया 6E हो गया। अब मान लो छठा वाला ऑपोजिट है तो उसमें तो E कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5E जो मेरा हुआ था 5 को क्रॉस करके छठे को क्रॉस करने में E डिक्रीज हुआ, तो 5E में से E कम कर देंगे 4E हो जाएगा। फिर मान लो एक और वाला वो आ गया जो डिक्रीज करता था, तो 4E में से एक और कम हो गया, कितना हो गया मेरे पास? 3E। और फिर बाकी बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है अगर सब एक जैसे होते तो मेरे पास NE आता, लेकिन 2 अपोजिट चले गए तो 2 नहीं कम हुआ, 4 कम हो गया, क्योंकि 2 में डिक्रीमेंट हुआ। ये 2 तो N-2 E तो बढ़ा मेरे पास और 2E कम हुआ, तो N-2 होल इंटू E माइनस 2E आया, तो इसका मतलब N-4E आया। जितने सेल ऑपोजिट कनेक्ट हो जाएंगे उसका डबल आप N में से माइनस कर दोगे और E से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो इफेक्टिव EMS आ जाएगा हमारे पास। अभी फिलहाल हम सिंपल में है, सारे एक ही सेंस में कनेक्टेड है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में इसलिए कनेक्टेड है, आप देख रहे हो एक ही रास्ता है। जब ये स्विच क्लोज करेंगे जो करंट फ्लो करेगा वो एक ही रास्ते में फ्लो करता है, और एक ही रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी उनमें सेम करंट फ्लो करेगा, और सेम करंट फ्लो करेगा तो वो सब सीरीज में होंगे। तो हमें टोटल ईएमएफ के बारे में मालूम चल गया, NE है। अब हमने कहा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे सेल्स अगर सीरीज में हैं तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में रहेगी। इवन अगर कुछ के टर्मिनल्स उल्टे कनेक्ट कर दिया आपने पर है वो सीरीज में ही, तब भी उनके लिए रेजिस्टेंस माइनस नहीं होगी। ईएमएफ तो आपने माइनस कर लिया था, कम कर लिया था, लेकिन क्या होगा? रेजिस्टेंस तो उनकी ऐड ही होगी। इसका मतलब अगर n सेल सीरीज में है तो उनकी नेट रेजिस्टेंस पहले की इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की प्लस चौथे की एंड सो ऑन n तक ऐड करेंगे। यहाँ सारी इंटरनल रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R ऐसे करते करते n बार ऐड करेंगे तो NR मिल जाएगा हमारे को। ये आ गया हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब इस सर्किट के लिए पूरी की पूरी रेजिस्टेंस कितनी है। अब आपको बताया था
कि जो भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और जो भी नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सीरीज में होती है। नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस N टाइम्स स्मॉल r है, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों सीरीज में हो गए तो कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r, यानी कि ये चीज कैपिटल R प्लस एन आर, ये आ गई हमारे पास नेट रेजिस्टेंस। करंट के लिए भी आपको बताया कि I के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरह का फॉर्मूला है और वो है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास, टोटल ईएमएफ है NE और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R प्लस, तो अब I का फॉर्मूला मिल गया हमारे को। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है टोटल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तब क्या होगा, तब देखो करंट जो है उसकी बात करें, अगर R बहुत बड़ा है तो R में NR ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म लगभग कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको जो करंट मिलेगा वो हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये कब हुआ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सोचो R बहुत बड़ा है स्मॉल r से, कैपिटल R बहुत बड़ा है स्मॉल r से, ठीक है, हम एक ही सेल लगाते तो क्या होता, एक सेल लगाते तो n हमारे पास 1 हो जाता, हमें करंट मिलता E अपॉन R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और कैपिटल R बहुत बड़ा होता है स्मॉल r से तो वो कैपिटल R ही हो जाता, यानी कि उस समय करंट मिल रहा होता हमारे को E अपॉन R, और अभी करंट कितना मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है, यानी कि हमारा करंट भी बढ़ गया सर्किट में। देखो हमने सेल सीरीज में क्यों कनेक्ट किए हैं, कई चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए बहुत बड़ी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, हाई पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, और हमारा सेल उतने पोटेंशियल का नहीं है। मान लो एक डिवाइस हमें रन करनी है और उसको रिक्वायर्ड पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, 120 वोल्ट का है, और हमारे पास सेल अवेलेबल है 12 वोल्ट का, तो अगर हम 12 वोल्ट से एक सिंगल सेल से चलाने की कोशिश करेंगे उसे तो 120 वोल्ट चाहिए, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 12 वाले 10 सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 हमने सीरीज में कर दिए तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब हम सेल बढ़ा दें तो वोल्टेज बढ़ाने का कर सकता है। और अगर हमारी लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड वैल्यू की है तो जैसे जैसे आप उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते हो उसमें से फ्लो करने वाला करंट भी फ्लो करेगा, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उसमें करंट फ्लो बढ़ता जाएगा, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इतना करंट फ्लो करेगा कि वो उसे डैमेज कर देगा। ठीक, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए जितने भी इंपल्सेस जा रहे हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में किसी भी तरह का कंट्रोल मैनेज कर रहा है, चाहे वो आपके हार्ट की बीटिंग हो, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, ठीक है, जितने भी प्रोसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस के लिए नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपके बॉडी के पार्ट्स को, टिश्यूज को, सेल्स को, इनको सिग्नल्स भेज रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में भेज रहा है। ठीक है, दैट सिग्नल इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ लो वो एक तरह की लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, वैसे आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, इनके पास कैपेबिलिटी क्या है, इनके पास जो इलेक्ट्रिक करंट में लिखा हुआ नर्वस सिस्टम से चीज़ आ रहा है, ये उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको समझ लेते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी बॉडी मतलब हमारे अंदर तो करंट फ्लो कर ही रहा है पर वो करंट बहुत छोटा है, हमारी बॉडी में लार्ज करंट फ्लो करा दिया जाए तो क्या होगा, उसका इफेक्ट फेटल भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो ये चीज़ हमें देखना है। द सेम इज विद द डिवाइस, ज़्यादा करंट फ्लो करा दोगे जितना वो बियर नहीं कर सकता तो रिजल्ट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा वो। तो एक लिमिट है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमने कहा हमारी डिवाइस ही ऐसी है कि जिसको हाई पोटेंशियल रिक्वायर्ड, और हमारे पास उस तरह का सेल नहीं अवेलेबल है, उस तरह की बैटरी नहीं अवेलेबल है जो उतना पोटेंशियल कर सके।
तो हमारे पास कई एक जैसे सेल्स अवेलेबल थे, हमने कहा उनको सीरीज में जोड़ करके हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं और शायद हम वो काम कर सकते हैं जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने किया। और हमें समझ में आ गया अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो तो उस समय जो करंट फ्लो करता है वो एक सिंगल सेल के इसी कंडीशन के लिए फ्लो करने वाले करंट्स का एंड टाइम होता है, यानी कि जितने सेल्स हो गए उतना ज्यादा आपके पास करंट हो गया। इसी तरह एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर R जो है वो बहुत छोटा हो जाए NR से, तब क्या होगा? तब देखते हैं I क्या मिलेगा हमारे को। अब अगर ऐसा हो गया तो कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल R, अगर कैपिटल R बहुत छोटा है तो ये N इंटू स्मॉल R के बराबर हो जाएगा, यानी कि NE अपॉन NR हो जाएगा हमारे पास, NE अपॉन NR, NN कैंसिल कर दो तो E अपॉन R हो जाएगा। अगर आप एक ही सेल लगा रहे होते विद द सेम कंडीशन तो कितना करंट मिल रहा होता? एक ही सेल लगाते हैं तो देखें क्या करंट मिलता है हमारे को। जनरल में पहले देखते हैं, करंट होता E अपॉन R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल R नीचे, और अगर स्मॉल r बहुत बड़ा होता है कैपिटल R से तो कैपिटल R हट जाता है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल r रह जाता, तो E अपॉन R इतना ही करंट मिलता। यानी कि हम ऐसी जगह पे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है ऐसा कनेक्ट करने का। ऑब्जेक्टिव था लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मिले, उसकी वजह से लार्ज करंट मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। एक सेल लगाओ चाहे 100 लगाओ एक ही बात आ रही है आपके पास। तो हम इसलिए इस कंडीशन में सेल्स को सीरीज में ऐड करना प्रेफर नहीं करते। It is advantageous to connect cells in series only when this situation, this condition is fulfilled, that is net external resistance is much greater than net internal resistance. देखो अगर सेल्स अलग अलग EMF के हो जाएंगे तो क्या फर्क होगा? तब नेट EMF पहले सेल का EMF प्लस दूसरे सेल का EMF प्लस तीसरे सेल का EMF, ऐसे आप ऐड करते जाओगे, n सेल्स लगाए थे n का ऐड कर दोगे। ऐसा कब? जब आपने सबकी पोलैरिटी एक ही तरह से रखी है। जैसे ये सारे सेल्स चाहते हैं कि करंट इस तरह से फ्लो करे, ये भी यही चाहता है, ये भी यही चाहता है, ये भी यही, सभी यही चाहते हैं, तब आपने सबके ऐड कर दिए, ये आपके पास नेट EMF आ जाएगा। और ऐसे केस में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? मान लो सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है तो सीरीज में ही, तो आपकी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन करते करते अप टिल Rn, सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर लोगे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R टोटल, एक्सटर्नल तो अभी भी R है, उसमें R इक्विवेलेंट ऐड कर दोगे, स्मॉल R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगी आपके पास। करंट क्या हो जाएगा आपके पास? करंट ये E टोटल था मान लो, तो E टोटल अपॉन R टोटल, यही फॉर्मूला हमारे पास, ये रख देंगे हम, इस तरह से हो जाएगा। अब मान लो आपने सेल्स लगाए इस तरह से, पहला सेल ये लगाया आपने, दूसरा सेल ये लगाया, तीसरा सेल ऐसे लगा दिया आपने, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, और फिर आपने इसी तरह से कर दिए। अभी भी n सेल्स कनेक्टेड है, तो क्या होगा? सभी मान लो एक बार आइडेंटिकल मान लो, तो हमने इधर से चलना शुरू किया, E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसे करते गए, जब यहां पे पहुंचा तो क्या हुआ? माइनस E हो गया। ठीक है, मान लो हमारे पास, सपोज मैं ऐसे ही लेता हूं, इतने ही सेल्स हैं, जितने बना दिए इतने ही सेल्स हैं, यानी कि कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 सेल्स हैं, जिसमें से 2 उल्टे कनेक्टेड हैं। तो हमने कहा अब देखें जरा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रहा है हमारे पास। तो स्टार्ट किया, E प्लस E 2E हो गया, माइनस E फिर E हो गया, माइनस E 0 हो गया, प्लस E 2E हो गया। 6 में से 2 उल्टे कनेक्ट हुए तो क्या हुआ? मैंने आपको कहा था अगर n उल्टे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? NE माइनस 2, जितने उल्टे कनेक्ट किए आपने उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करोगे,
जैसे यहाँ पे 6 सेल्स थे तो आपके पास 6 सीरीज में एक ही तरह की पोलैरिटी तो होते तो 6 ही होते। कितने उल्टे कनेक्ट किया आपने? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू ई माइनस हो जाएगा। ये 2 उल्टे कनेक्ट करने वाले, ये 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डबल करके माइनस करना है आपको, ये ईएमएफ हो जाएगा तब के लिए, ठीक है। और अगर E1 E2 E3 होगा तो ऑब्वियसली जो माइनस में होगा, मान लो E3 माइनस में चला गया ऑपोजिट पोलैरिटी का तो वो माइनस में हो जाएगा, फिर मान लो E5 माइनस में चला गया तो E5 माइनस में चला जाएगा, बाकी प्लस में रहेंगे आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। अब देख रहे हो पहले सेल का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बाकी सबका भी सेम वैल्यू है आपके पास। एक्सटर्नल नेट रेजिस्टेंस आपकी जो है वो कैपिटल आर है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो लगे हैं वो m है, स्मॉल m फॉर मंकी, ठीक है ना, m सेल्स लगे हुए हैं। अब आप देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हर पाथ से सेम रहेगा। पहले आप इसको ओपन सर्किट में मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हम बेसिकली करंट निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो उसके लिए हमें टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम इस पाथ से देखें तो इस पाथ से ईएमएफ कितना होगा, वो हो गया हमारे पास, कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा तो ई के बराबर हो गया। इस पाथ से भी ई है, इस पाथ से भी है, सभी से ई है तो ई रहेगा। इसका मतलब है चाहे जितने सेल्स आप कनेक्ट कर दो पैरेलल में, हर सेल का अगर ईएमएफ ई है तो टोटल ईएमएफ भी आपके पास ई रहेगा, ठीक है ना। इस केस में नेट ईएमएफ कितना है हमारे पास, नेट ईएमएफ इज ई। अब बात करते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की। अगर सेल्स पैरेलल में है तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। अगर हमारे को मालूम है n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में और वो सब आइडेंटिकल हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब है ये हो गया हमारे पास r बाय n, ठीक है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि पूरे सर्किट की बात की जा रही है, टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो नेट होती है और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो तो सीरीज में ही होती है, तो दोनों को सीरीज में ऐड कर लो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास नेट आर है और ये आर अपॉन एन है, ये सीरीज में ऐड कर दिया हम लोग। अब करंट आई, करंट के लिए हमें मालूम है करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जहां पे टोटल रेजिस्टेंस ये हो गई और टोटल ईएमएफ तो ई है, ये करंट मिल गया हमारे को। अब इसमें भी पहले की तरह केसेस लेते हैं। अगर मान लो आर जो है वो बहुत बड़ा है कैपिटल आर स्मॉल आर से, तब क्या होगा, तब आई जो है हमारे पास हो जाएगा, ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा, आपके पास ई अपॉन आर हो जाएगा। अगर सपोज हम एक ही सेल लगाते, सिंगल सेल, तो जनरल वैल्यू ऑफ करंट क्या होती, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आता। तब भी अगर ये कंडीशन लगाते तो यही आता आपके पास, यानी कि आपने एक से ज्यादा सेल्स लगाए, 100 सेल्स लगाए, 10 सेल लगाए, 20 सेल लगाए या एक सेल लगाया, आपके पास करंट तो सेम है और ईएमएफ में भी कोई चेंज नहीं, ना करंट में कोई चेंज हुआ, ना पोटेंशियल में कोई चेंज हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखें, अगर जो है आर बहुत छोटा हो जाए कैपिटल आर इससे, तब इसको ऐसे कर देता हूं, इससे छोटा हो गया बहुत, तब आई क्या हो जाएगा हमारे पास। अब ये आर इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत बड़ा है तो ये तो निग्लेक्ट ही हो जाएगा, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन आएगा, एन स्मॉल आर अपॉन एन आएगा, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, एन ई अपॉन आर हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। अगर सिंगल करंट अब लगाया होता तो क्या आता, सिंगल करंट लगाते हम तो ये आर प्लस स्मॉल आर बनता सिंगल के लिए जनरल में, और स्मॉल आर बहुत बड़ा होता है कैपिटल आर से, तो आपके पास ई अपॉन आर आता है, यानी कि एन टाइम्स करंट मिल रहा है। तो ये एडवांटेजेस हमें ज्यादा करंट मिलेगा इस केस में, ठीक है ना। अब हम
कनेक्ट पैरेलल में क्यों करते हैं सेल्स? दो चीजें समझो। एक चीज तो यह है कि हमारी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड वैल्यू की है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी है। हम ऐसे वाले सेल्स कनेक्ट करेंगे इसमें पैरेलल में, पर फायदा क्या होगा हमारे को? एक लगाते तो क्या फायदा होता और ज्यादा लगाएंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि ई तो वही रहेगा आपकी से हमारे पास। अगर ये फिक्स है तो ई की वैल्यू तो आपके पास फिक्स ही रहनी है, जितने भी सेल्स आप लगा लो वो, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि सबसे पहली चीज क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंटरनल तो डिक्रीज हो रही है, एक लेते तो आर से बड़ी वैल्यू आती, लेकिन अब आर तो कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज डिक्रीज हो गई, अगर एक ही होता तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर होता, और स्मॉल आर से बहुत छोटा होगा आर बाई एन, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज कर गई सर्किट में। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई तो करंट बढ़ जाएगा, तो मतलब हमें लार्ज करंट मिलेगा अगर हम सेल्स जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव हो गया लार्ज करंट का हमारे पास। एक और एडवांटेज है हमारे को, देखो कुछ करंट ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, सब इक्वल इक्वल देंगे, और वो सारे करंट मिलेंगे जब ये स्विच क्लोज होगा तो इससे जाएंगे। अगर एक ही लगा होता तो सारा करंट एक ही को देना पड़ता, सिंगल सेल को देना पड़ता, तो सिंगल सेल ज्यादा करंट देता तो उसकी ज्यादा एनर्जी जल्दी लॉस हो जाती, उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता, वो सेल बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता। अब बहुत ढेर सारे सेल्स हैं तो बहुत देर तक चलेंगे। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगा है मान लो, ठीक है ना, मैंने कहा भाई लोड उसको बता दिया कि ये चीज चलाऊंगा मैं, तो उसने कहा ठीक है आपके लिए 600 वॉट का इन्वर्टर बहुत है, आप सिंगल बैटरी लगा लो, तो इससे आपका जो है 4 घंटा चल जाएगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मेरे को 4 घंटा तो नहीं यूज करना है, मेरे को 8 घंटा यूज करना है, 6 घंटा यूज करना है, 7 घंटा यूज करना है, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा भाई इन्वर्टर तो वही रहेगा, अब बैटरी एक और ले लो साथ में, 4 घंटा ये दे देगा, 4 घंटा वो दे देगा। एक्चुअली में दोनों एक साथ यूज होंगी, लेकिन दोनों पे लोड आधा हो जाएगा। तो जो पहले पूरा लोड लेकर के 4 घंटे में खत्म होती थी बैटरी, अब वो आधा लोड लेकर के उससे डबल टाइम 8 घंटे तक चलेगी। तो ये हमारे को पैरेलल का बेसिक एडवांटेज हो गया, ठीक है ना। और हमें मालूम चल गया कि हम किस तरह के सेल्स को प्रेफर करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करने में, जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी। अगर हमें सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वी प्रेफर द सेल्स व्हिच हैव लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए मिक्स्ड ग्रुपिंग देखते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। ऐसे ये पहली रो, ये दूसरी रो, ऐसे करते करते रोज है। टोटल नंबर ऑफ रोज स्मॉल m है, m फॉर मंकी, m रोज है, ठीक है। ऐसे जो है वो कॉलम्स बनेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। और ऐसे कॉलम्स जो है वो n है, n फॉर नारनौल, ठीक है, n फॉर न्यूयॉर्क। चलिए, तो इसका मतलब है इस पहली रो में कितने सेल्स हो गए, n सेल्स। दूसरी रो में कितने सेल्स हो गए, n सेल्स। इस दूसरी रो में भी n सेल्स है हमारे पास, ठीक है। हर रो में n सेल्स हैं, और ऐसी कितनी रोज लगाई हमने, m, तो टोटल सेल्स कितने हो गए, mn। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, m इंटू n। ये फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। जैसे मान लो मेरे पास 120 सेल्स कनेक्ट करने हैं मैंने, तो मैंने ऐसे लगाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12 सेल्स ऐसे लगा दिए, फिर 12 इसमें लगा दिए, 12 इसमें लगा दिए, 12 इसमें लगा दिए। तो ऐसे कितनी रोज आई, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 10 रो आई, 12 इंटू 10 होता है। कॉलम्स कितनी आई, 12 आई। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कनेक्ट किया 20 सेल्स, 1 2 3 4 5 20 सेल्स, फिर 20 40 हो गया, फिर 20 60, ऐसे करते करते मैंने 20 के कनेक्ट किए। 120 सेल्स ही कनेक्ट करने थे, तो 120 सेल ही है, लेकिन आपकी से रोज कितनी हो गई, 6, कॉलम्स कितनी हो गई, 20। तो क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बदल सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेल्स यानी कि m और n की प्रोडक्ट कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस,
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सभी आइडेंटिकल है, इसकी आर है, इसकी आर है, ऐसे एन सेल्स हैं, तो एक रो की हो गई एन आर, एक रो की हो गई एन आर, और ऐसे एन आर एन आर एन आर के हमारे पास एम पैरेलल हो गए कॉम्बिनेशंस। तो एम पैरेलल की हमने इसके, तो बाय एम हो गया, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब मालूम है एक्सटर्नल हमेशा नेट इंटरनल के साथ सीरीज में होता है, तो ये हो गया आर प्लस एन आर बाय एम। ठीक है, अब करंट निकालना है, करंट का तो एक ही फॉर्मूला है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास, टोटल ईएमएफ नहीं लिखा, उसे भी लिख देते हैं, टोटल ईएमएफ। इस रो का ईएमएफ कितना हुआ, एन ई, इसका भी एन ई, और सब एन ई वाले पैरेलल में, और पैरेलल में तो जो एक रो का होगा वही टोटल होगा, यानी कि एन ई जो है वो हमारे पास ईएमएफ हो गया। अब करंट, करंट है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम, और ई है हमारे पास स्मॉल एन इंटू ई, नेट ईएमएफ ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, I इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन टाइम्स स्मॉल आर। ऊपर नीचे मैंने दोनों जगह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे। एक बार मैं इस डिनोमिनेटर को लिख रहा हूं, देखिए क्या लिखता हूं मैं, एम आर प्लस एन आर इक्वल्स टू रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, एक बार ऊपर भी लिख देता हूं अगर दिख ना रहो। ये रूट में लिखा हुआ टर्म क्या है, ये है एम एन आर आर। जितना मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही मैंने इसमें ऐड भी किया है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि एम आर है, ये दिख ही रहा है एन आर है, और उसके बाद जो माइनस किया वही ऐड भी कर दिया है, तो कोई फर्क है नहीं इसमें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं बेनिफिट क्या मिलता है हमें। एम आर प्लस एन आर इक्वल्स टू, अब ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है माइनस 2ab। इसका मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इस फॉर्म में इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो एज इट इज लिख देते हैं 2 एम एन आर आर। इसका मतलब है करंट कितना हो गया, आई हमारे पास एम एन ई रूट एम आर माइनस रूट एन आर, या बाद में लिखता हूं इसे। देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम, ऊपर के टर्म कांस्टेंट है, ये चीज जो है एम एन आपको बताया था कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, ये तो फिक्स है गिनती आपके पास। हर सेल का ईएमएफ ई है, वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। आपके पास डिनोमिनेटर वेरी कर सकता है, तो डिनोमिनेटर जिस समय मिनिमम हो जाएगा विद न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर जिस समय मिनिमम हो जाएगा उस समय फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, मिनिमम की बात करता हूं। एम आर प्लस एन आर
मिनिमम की बात करते हैं। अब देखो ये जो ब्रैकेट का टर्म है माइनस में तो जा नहीं सकता क्योंकि अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पहला वाला टर्म पूरा विद स्क्वायर वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और ये कांस्टेंट है आपके पास, टू कांस्टेंट, m और n की प्रोडक्ट कांस्टेंट, कैपिटल R जो भी लोड रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, स्मॉल r हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये वाली चीज मिनिमम तब होगी जब ये मिनिमम होगी, और उसमें ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब जब ये मिनिमम होगा तभी होगा, और ये मिनिमम नेगेटिव में तो जा नहीं सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू में इसको जीरो कर दो तो आपको ये मिनिमम मिल जाता है 2 अंडर रूट MNRR, ठीक है ना। ये कब मिलता है? जब रूट MR इक्वल्स टू रूट NR होता है, या फिर कह लो आप कैपिटल R और स्मॉल r, सॉरी ये होता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में होता है। अब हम बात करते हैं अपने I मैक्सिमम की, कि I मैक्सिमम कितना हो जाएगा। I मैक्सिमम अब हमें मालूम है जब ये मिनिमम होगा यानी कितना होगा, तो I मैक्सिमम होगा। चाहे तो आप ये वाली वैल्यू यहां रख दो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो तो दोनों टर्म आएंगे, नहीं तो आपको मालूम है कि ये मिनिमम हुआ था, इतना हुआ था, और कब हुआ था? जब ये कंडीशन थी, यानी कि जब ये कंडीशन थी। तो मैं ये कंडीशन यूज कर लूं अगर, तो ऊपर का तो MNE मैंने एज इट इज रहने दिया, MNE तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। कहा इस स्मॉल mr को, स्मॉल m इंटू कैपिटल R को, सॉरी स्मॉल n इंटू स्मॉल r से रिप्लेस कर दूं, तो ये भी nr, ये भी nr, 2nr हो जाएगा। ये आया 2nr, nn कैंसिल कर दो, me अपॉन 2r हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता था, ऊपर का टर्म तो फिर मैंने MNE रहने दिया, और इस स्मॉल nr को रिप्लेस कर दिया m इंटू कैपिटल R से, तो ये भी m इंटू कैपिटल R, ये भी m इंटू कैपिटल R, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स m इंटू कैपिटल R आ जाएगा, 2m इंटू कैपिटल R आ जाएगा, ये mm कैंसिल हो जाएगा, यानी I मैक्सिमम की दो वैल्यूज हो गई अब आपके पास। एक आप स्मॉल r के टर्म में लिख सकते हो, वो वैल्यू कितनी है आपके पास, me अपॉन 2r, और दूसरी वैल्यू I मैक्सिमम की आप लिख सकते हो लोड रेजिस्टेंस के टर्म में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म में, और वो ये हो गई आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास मिक्स ग्रुपिंग का हो गया। अब हमारा पैरेलल का जो चीज रह गई है वो डिसिमिलर सेल्स पैरेलल में रह गया है, वो अलग से पढ़ने वाली चीज है, तो इसलिए मैंने पैरेलल के साथ नहीं कराई है, अभी हम उसको करेंगे पैरेलल वाले को, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे डिसिमिलर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल। दो सेल्स हैं यहाँ पे, इसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों के स्मॉल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स एक जगह पे, पॉजिटिव पोटेंशियल वाले पॉइंट्स एक जगह पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम सर्किट में कनेक्शन देंगे, सर्किट में होगा जिसे दिखाया नहीं गया है, वो सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड होगा इस जगह पे, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम रहेगी, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। एक्सटर्नल सर्किट हमारा कैसा है, हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा, आएगा, घूमते घूमते आएगा, इसमें चला जाएगा, ऐसे पूरा करंट लोगे तो दो पार्ट में हो जाएगा, ये आया, दोनों मिले, यहाँ से गए, ये गए, यहाँ से घूमते घूमते सर्किट से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से इसका वाला इसके में गया, इसका वाला इसमें गया, ठीक है। तो इसका मतलब है बाहर के सर्किट में हाई से लो फ्लो होता था, इधर से इधर का फ्लो हुआ है आपके पास, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है आपके पास। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज। फिर से एक बार हम याद कर लें कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज हमने क्या डिफाइन किया था। हमने कहा था जिस समय सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा उस समय उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा उसका EMF। और जब सेल से करंट फ्लो कर रहा होगा, चाहे सेल डिस्चार्ज हो रहा हो चाहे सेल चार्ज हो रहा हो,
इस समय उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल के नाम से हम जानेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज हम V मान लेते हैं। इस समय डिस्चार्जिंग हो रही है दोनों सेल्स की, सर्किट को ये करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है EV का रिलेशनशिप था E माइनस V इक्वल्स टू IR। ये डिस्चार्जिंग के रिलेशनशिप था। पहले सेल के लिए सेम तरीके से लिखें तो यही रिलेशनशिप हो जाएगा हमारे पास I1R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V। V दोनों के लिए सेम रहेगा टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। यहां से I1 को सब्जेक्ट बना लिया मैंने। I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1, या अलग अलग बना लेते हैं। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए लिखा, सेकंड सेल के लिए, तो वो हो गया हमारे पास I2 R2 इक्वल्स टू E2 माइनस V। इससे भी हमने I2 को सब्जेक्ट बना लिया। I2 इक्वल्स टू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब अगर यहां पे KCL लगा दें, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, तो हमें मालूम चलता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 की वैल्यूज रख दें तो हमें मिलता है I1 है E1 अपॉन R1 प्लस ये वाला ऐड किया E2 अपॉन R2 माइनस V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब मान लो इन दोनों सेल्स को हम हटा दें। इस टर्मिनल का नाम मान लो A है और इस टर्मिनल का नाम B है। इन दोनों सेल्स को रिप्लेस कर दें और A और B के बीच में एक ही सेल कनेक्ट कर दें। R, ये A, ये B। जब इस सेल को हमने A और B के बीच में यानी कि एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया तो इसने सर्किट को वही करंट सप्लाई दिया जो ये दोनों मिलके दे रहे थे। तो ये इक्विवेलेंट EMF हो गया। इस सेल का जो EMF है वो इस सिस्टम के EMF के इक्विवेलेंट हो गया। अगर इसके लिए भी हम टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लिखें, जैसे हमने लिखा था ये वाला IR इक्वल्स टू E माइनस V वाले फॉर्मूला, तो इसके लिए आएगा हमारे पास IR इक्वल्स टू E माइनस V। यहां से अगर I को सब्जेक्ट बना लें तो I इक्वल्स टू E अपॉन R माइनस V अपॉन R। अब ये जो ऊपर लिखी हुई इक्वेशन है इसमें भी ये I इक्वल्स I की वैल्यू है और इसमें भी ये I की वैल्यूज है, यानी कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड्स इक्वेट करा देते हैं। इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी गेट E अपॉन R माइनस V अपॉन R equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V 1 upon R1
प्लस 1/R2। अब कंपेयर करें दोनों तरफ को, तो ये वाली चीज इसके इक्वल हो गई, यानी कि वी तो दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे इक्वेट करा करके ऑन कंपेयरिंग 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो आपको कहा था कि अगर सेल सीरीज में लगे होंगे तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में ही कंबाइन होती हैं, तो वो बात तो अभी भी ट्रू हो गई कि उनकी सीरीज में ही इंटरनल रेजिस्टेंसेस कंबाइन होगा। सॉरी, अगर सेल पैरेलल में लगे होते हैं तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कंबाइन होती है। और आप देख रहे हो ये दोनों सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके पैरेलल के फॉर्म से इक्विवेलेंट आ गई, यानी कि ये नेट या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। अब इसका कंपैरिजन इससे कर देते हैं, तो इसका मतलब है E/R इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है, इस R को इक्वल के उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। E इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू आर। अगर इस आर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना हो गया है, आर की जगह आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इधर भी एलसीएम के टर्म में लिखते हैं। तो अब मेरे को कोई जगह फ्री करनी होगी, फिगर रब कर ले रहा हूं मैं। अब आया मेरे पास E इक्वल्स टू, इस जगह से एक तो मैं इसी फॉर्मेट में रहने दे सकता हूं, पहले इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं। E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू 1/R1 R था ना, सॉरी, वन बाय R1 प्लस 1/R2। ये R है, इस R को समझो ऐसे कर लिया 1/R, 1/R। और 1/R का मतलब क्या था हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हुआ 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। सॉरी, ये तो इंटू आर था ना, 1 मिनट, ये इंटू आर था। तो इस इंटू आर वाले को मैंने ऐसे लिखा 1/1/R, ये चीज लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये वाला 1 तो मैंने एज इट इज रहने दिया, ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये जो नीचे 1/R है उसकी वैल्यू मैंने 1/R की सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2। तो एक फॉर्मेट तो मेरे पास ई का ये हो गया। दूसरा क्या है, मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, इसको वापस इसी फॉर्म में रहने देते हैं कि ऐसे था आपके पास आर वाला फॉर्मेट, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका भी बेनिफिट अभी आपको बताता हूं, क्यों इस फॉर्म में रखा और इसको एक फॉर्मूले की तरह समझ रहे हैं, और अब क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसे भी समझते हैं। ये हो गया एलसीएम R1 R2 यहां पे, तो E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1/R2, और जो R था, R की वैल्यू थी, ये रेसिप्रोकल है 1/R, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो R मिल जाएगा। R की वैल्यू हो गई हमारे पास R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक फॉर्म मिल गया E1/R2 अपॉन E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2। हम ये दोनों फॉर्म में फॉर्मूले याद रखेंगे। क्यों दोनों फॉर्म में रखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दो ही सेल्स कनेक्टेड होंगे हमारे पास, तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला सूटेबल लगेगा।
लेकिन अगर किसी केस में दो से ज्यादा सेल्स कनेक्टेड हुए, n सेल्स हो गए पैरेलल में, ऐसे अभी हमने दो कनेक्ट किए थे डिसिमिलर सेल्स पैरेलल में, n डिसिमिलर सेल्स हो गए पैरेलल में, तो हम उसका रिजल्ट कैसे कंक्लूड करेंगे? उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए इस फॉर्मूले का रिप्रोडक्शन किस तरह से ये रिप्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास अगर हमारे पास ज्यादा सेल्स हो गए, n सेल्स हो गए पैरेलल में, n डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल, दो थे तो हमने दो के लिए रिजल्ट लिखा था, हम उसी फॉर्म में से रिड्यूस करते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे En अपॉन Rn। ठीक है, एक बार फिर से लिखता हूं इसे, उसको प्रोड्यूस किया, E इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस En बाय Rn। ठीक है ना, E1 अपॉन R1 था, E2 अपॉन R2 था, एक और आता तो E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अब इसमें आ जाए, इस फॉर्मूले में क्या हो गया, ऊपर का 1 तो एज इट इज रह गया मेरे पास, और नीचे क्या आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे प्लस करते करते प्लस 1 अपॉन Rn, और यहां पे तो 1 था ही, ये आ गया। ये हम n सेल्स के लिए एक साथ में कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये वाला फॉर्म यूज होगा। ठीक है ना। अब जो दो सेल्स आपने कनेक्ट किए थे वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड थे, सपोज ये E1 R1 E2 R2, ये किस तरह से कनेक्टेड थे, दोनों के हाई पोटेंशियल वाले पॉजिटिव टर्मिनल्स जो थे, बड़े डंडे वाले टर्मिनल्स, वो एक जगह पे कनेक्टेड थे, और दोनों के लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स जो हैं वो कहाँ पे कनेक्टेड थे, किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड थे। लेकिन मान लो इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, अब इधर का साइड रब कर लेते हैं, इधर देखते हैं। E1 R1 और ये E2 R2, अब किसे क्या है, दोनों के लिए ऑपोजिट हो गया, ये चाहता है कि करंट ऐसे जाए और ये चाहता है कि करंट ऐसे जाए, दोनों ऑपोजिशन में आ गए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले में, सिर्फ आपको ये वाला साइन जो है वो बदलना है। यानी कि इस केस में E क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E इक्वल्स टू E1 R2 डिफरेंस, माइनस की जगह मैंने डिफरेंस लगाया, और माइनस लगाओगे तो इस न्यूमरेटर को मॉड में कर देना, यानी कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। अगर E1 R2 E2 R1 से बड़ा हुआ तो E1 R2 में से E2 R1 माइनस कर देंगे, अगर E2 R1 बड़ा हुआ E1 R2 से तो उसमें से हम E1 R2 माइनस कर देंगे, और नीचे R1 प्लस R2 था वो एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा अगर हमारे पास सेल जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ डिसिमिलर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हुए तो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये दो सेल्स हैं डिसिमिलर सेल्स, इसका ईएमएफ आपको दिया मैंने 6 वोल्ट, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी 1 ओम, और एक और आपको दिया का इसका ईएमएफ जो है वो 3 वोल्ट की है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम की है, मान लो ये दिए का। अगर इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, आप बताओ इफेक्टिव ईएमएफ कितना हुआ या इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हुआ। तो बड़ा सिंपल सा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये था E1 R2, मैंने ये लिया तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये ईएमएफ लिखा हुआ होता है, 6 × 1 6 आया,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आया, आपको दिख रहा है ये वाली प्रोडक्ट बड़ी मिली है, तो मैंने 6 माइनस 3 अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम किया 2, तो ये 3/2 आ गया इतने वोल्ट का, ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ। कहता आर इक्विवेलेंट बता दो। आर इक्विवेलेंट निकालने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके लाइक पोल्स एक जगह कनेक्टेड है या वो ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, इस तरह का कनेक्शन है या इस तरह का कनेक्शन है, वो नहीं डिपेंड करता। आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 था, पैरेलल में जुड़े हुए सेल, तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में जाएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा अभी भी R1 R2 अपॉन R2 R1। मैंने यहाँ सॉरी माइनस कर दिया, ये सेम था ना, तो इसको ऐसे करना था, ये था सॉरी, मुझे बनाना ऑपोजिट वाला था, मैंने बना ये दिया, तो चलो ये हो गया हमारे पास 4.5 वोल्ट के, ये हो गया ये, और इसमें वैल्यूज रखें तो कितना हो गया 1 1 के 2 पैरेलल में कनेक्ट किया हमने, तो हाफ हो जाएगा। वैसे भी इसमें भी रख के देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसमें भी वैल्यू रखोगे तो 1 into 1 1 plus 1, तो 1 into 1 तो 1 हुआ, 1 plus 1 2 हो गया, तो 1/2 आया, तो ये आ गया हमारे पास 0.5 ओम का। इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट सेल होगा उसका ईएमएफ होगा 4.5 वोल्ट का, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी 0.5 ओम की। अब मान लो इसी सेल के लिए मैं कहूं इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी यही रहेगी, लेकिन ईएमएफ बदल जाएगा। ईएमएफ बदलने में क्या होगा आपको मालूम है, अब ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 3/2 दैट इज 1.5 वोल्ट का हो जाएगा तब ये, ठीक है ना। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया हमें, हमसे कहता है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से करंट निकाल दो। एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, दो सेल्स लगे हुए हैं। अब देखो ये वाला रेजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, अगर मैं इसको ऐसे यहां से हटाऊं, यहां से ये हटाऊं और ए और बी के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो मैं ऐसा समझूं कि ये एक सेल है, उसका ये ईएमएफ है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, जैसे ये सेल हो गया, ये मान लो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी हो गई, ठीक है ना। हमें नहीं पता ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, लेकिन फिगर तो उसी तरह से बना हुआ, एक सेल बना हुआ, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हम उसे ट्रीट कर ले रहे हैं इंटरनल जैसा, तो हम इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं इस चीज का। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 × 1 6 प्लस 4 × 0.5 दैट इज 2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 3/2। तो E इक्वल्स टू 6 और 2 8 हुआ, 2 ऊपर गया 16 हो गया, 16/3 वोल्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट, इन दोनों को माना था, ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले की वैल्यूज ऊपर लिखी मैंने न्यूमरेटर में, इससे कितने टाइम बड़ा है, कहा इसका डबल है ये, तो 2 + 1 नीचे लिखा यानी कि 3, इतने ओम आ गई मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। E मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल गया मेरे को, ठीक है। अब मैंने इस सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक सिंगल सेल के फॉर्म में। अब ये जैसे इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये जो आपके पास रेजिस्टर 2 ओम की कनेक्टेड थी वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, अभी भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये दोनों सेल्स का में देखो दोनों के पॉजिटिव ए पे कनेक्टेड थे, तो अभी इक्विवेलेंट का पॉजिटिव ए पे कनेक्टेड है, और दोनों के नेगेटिव बी पे थे, तो इक्विवेलेंट का नेगेटिव बी पे कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट का ईएमएफ आपने ये कंक्लूड किया था, ये लिख दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये कंक्लूड की थी, ये लिख दिया आपने। अब आपको करंट निकालना है इस मान लो 2 ओम रेजिस्टर से, तो अब आपको मालूम है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करना है। टोटल ईएमएफ तो आपके पास जो है वो हो गया 16/3 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 2 + 1/3 ओम। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो ये 16 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, इतने एम्पियर का करंट हो गया।
आई, ये करंट इसमें गया है, ठीक है। अब इधर से आने वाला करंट मान लो I1 रहा होगा और इधर से आने वाला करंट I2 रहा होगा आपके पास। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए हायर पे है, बी लोअर पे है। वी ए माइनस वी बी इस वाले रास्ते से निकाला तो I इंटू आर होगा। I हमने निकाल लिया है, R हमें 2 ओम का पता है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हमारे पास 32/7 वोल्ट का। अब हम किसी भी पाथ से जाए ए और बी के बीच में तो यही रहेगा। अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं। यहां से स्टार्ट किया VA था, इस सेल को क्रॉस किया, बड़े से छोटे पे गए, पोटेंशियल कम हुआ, माइनस कर दिया, कितना कम हुआ, 6 वोल्ट का कम हुआ। ऐसे गए, करंट हमने इस तरह से मान रखा है कि I1 इस तरह से आ रहा होगा, तो करंट इधर आ रहा है तो ये हाई पे है, ये लो पे है, यानी कि और डिक्रीज करेगा पोटेंशियल, -0.5 I कर दिया, ठीक है। और अब हम कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, तो दिस इज इक्वल्स टू वीबी हो गया। वीबी इधर ले आते हैं, VA माइनस VB इक्वल्स टू, ये आई बनता 6 वोल्ट प्लस 0.5 I1, और VA माइनस VB कितना था वो हमें पता है, दैट इज 32/7 वोल्ट। 32/7 वोल्ट, इस 6 वोल्ट को फिर से उधर ले जाओ तो हाफ I1 0.5 को हाफ लिख दिया, इक्वल्स टू 32/7 प्लस 6 इंटू वोल्ट, और इस 2 को भी उधर ले जाओ अगर यहां से तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, I1 मिल गया। I में से चाहे I1 माइनस कर दो I2 मिल जाएगा। कोई माइनस में मिलता है तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो आपने मार्क की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो, तो I1 और I2 भी आपको मिल गए इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वाला ये तरीका हो गया कैलकुलेट करने का। चलिए ये क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि हर रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट बता दो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी लगाया, ठीक है। पहले वाला कंसेप्ट तो हमारे पास है, हम उससे भी वर्क करेंगे और अभी भी वर्क करेंगे। देखते हैं, ये बैटरी चली, इस रेजिस्टर में इसका करंट गया, ये बैटरी ऐसे चली, इस रेजिस्टर से ऐसे गया, यहां से जो करंट आया वो भी इसमें गया। अब अगर जिस तरह से मैं करंट का फ्लो मान रहा हूं कि ये एक फ्लो गया है, दूसरा फ्लो ये गया है, इसमें जो दोनों सेल से आने वाला करंट फ्लो करता है, लेकिन इस वाले में सिर्फ इस वाले सेल से आता है और इस वाले में 10 ओम में सिर्फ इससे आता है। तो मैं ऐसा समझ लूं कि ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको यहां से हटा करके मैं नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां से यहां बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव से कनेक्ट होना था, वो कनेक्टेड रहेगा यहां पे भी बनाने के बाद, और दूसरा टर्मिनल यहां पे कनेक्ट होना चाहिए वायर के थ्रू, तो वो अभी भी कनेक्टेड रहेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये मेरे पास E1 हो गया सपोज, तो ये मेरे लिए R1 हो गया, ये मेरे लिए E2 हो गया, और ये मेरे लिए R2 हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसा हो गया। तो पहले तो मैं नेट EMF निकाल लेता हूं इससे। दोनों के पॉजिटिव एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस E2, E1 R2, E1 ये है, R2 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 45 आ गया मेरे पास, प्लस E2 R1 ये 3 है, ये 3 है, 9 हो गया, अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों को ऐड किया 13 हो गया। इसका मतलब E इक्वल्स टू 54/13 वोल्ट हो गया। का R इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं, स्मॉल R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा। अब दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें मालूम है दोनों की रेजिस्टेंस पैरेलल में कर दें, तो एक 10 है, एक 3 है, 10 × 3 30/13 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम की है,
आर नेट कितना हो गया पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में जाएंगे, यानी कि 6 ओम प्लस 30/13 ओम। आर नेट इक्वल्स टू 13 इंटू 6 78 78 और 30 108 108/13 ओम आ गया। अब आई निकाला तो I इक्वल्स टू इफेक्टिव ईएमएफ 54/13, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 108/13, 0.5 एम्पियर। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 54 से 108 को कैंसिल किया तो 2 0, तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर हो गया। ये कौन सा करंट हो गया? इस सिस्टम का इक्विवेलेंट। एक बार इसका इक्विवेलेंट भी बना दें। इस पॉइंट को मान लो A है, इस पॉइंट को मान लो B है, तो एक सेल हो गया मेरे पास ये पॉइंट हो गया A, और मान लो ये पॉइंट हो गया B। A और B के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 6 ओम का, ये इक्विवेलेंट वाला हो गया। इसका मतलब ईएमएफ हो गया हमारे पास 54/13 वोल्ट, और ये वाले R की वैल्यू हो गई हमारे पास, R निकाला था हमने 30/13 इतने ओम का। ठीक है, जो I निकाला है वो ये निकाला है, यानी कि 6 ओम से फ्लो करने वाला करंट तो मिल ही गया हमारे को। ठीक, अब हमें अगर मान लो 10 ओम से फ्लो करने वाला करंट निकालना है, तो मैंने देखा यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसमें जाने वाला करंट तो मुझे पता ही है, तो मैंने कहा इसको मैं जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, VAB यानी कि VA माइनस VB निकाल रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 ओम इंटू जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है ये आ गया मेरे पास 3 वोल्ट का। 6 ओम इंटू 0.5 एम्पियर दैट इज 3 वोल्ट का। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक का भी ड्रॉप 3 वोल्ट का ही होना चाहिए, और 3 तो अकेला इसी में ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो 3 नहीं रहेगा, इसका मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें करंट 0 हो गया। 10 एम्पियर वाले 10 ओम वाले में करंट 0 हो गया, इस वाले रेजिस्टर के थ्रू करंट 0। ठीक, अब अगर इसमें 0 हो गया तो फिर सर्किट ये बचा, इसका मतलब इसमें भी वही करंट हो गया 0.5 एम्पियर का। तो आपके पास करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये हुआ 0, इसमें नहीं मार्क करता, 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, इस तरह से करंट फ्लो करके आपके पास। ठीक है ना, सब रेजिस्टर्स का करंट मिल गया, इसमें 0.5 एम्पियर, इसमें 0.5 एम्पियर, इसमें 0 एम्पियर। ठीक, एक बार हम अपने दूसरे मेथड से जो हम पहले यूज किया करते थे उससे भी इसे वर्कआउट करके देखते हैं। ये पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 पे, तो ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया। ठीक है, ये 0 पे हो गया तो ये हो गया 4.5 वोल्ट पे, तो ये हो गया 4.5 वोल्ट पे। इसका मुझे पता नहीं है, इसको मैं x मान लेता हूं, और यहां का पोटेंशियल ये 0 पे है, तो इसको जरूर इस वाले को पॉजिटिव वाले पे 3 होना चाहिए, ये 3 का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब x को सबसे बड़ा मानता हूं और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाता हूं। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ मेरे पास x माइनस 4.5, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको 3 ओम से डिवाइड कर दूं तो ऐसे जाने वाला करंट मार्क कर दिया मैंने, प्लस यहां से यहां तक का डिफरेंस, यहां तक का डिफरेंस, ये रेजिस्टर आ रहा x माइनस 3 हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 3 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें जाने वाला करंट मिल गया, ये वाला करंट भी हो गया। अब ये वाले करंट के लिए देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x का, और 6 से डिवाइड कर दिया इसे, 6 ओम से सारे करंट्स हो गए, सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। ठीक है, एलसीएम हो गया मेरे पास 60, 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, 20x हो गया, सिर्फ xx वाले को देख रहा हूं पहले मैं, ये 20x हो गया, इसे जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से कैंसिल किया, 6x ये आ गया मेरे पास, 20 और 6 26x हो गया, और इसमें 10x और आ गया, तो 36x हो गया, 36x। आप चाहें तो अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो -90 हो गया,
ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ -18 हुआ, -19 -90 और -18 -108 हो गया। इधर तो कोई नंबर था नहीं, दिस मच इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू 108 अपॉन 36 यानी कि 3 वोल्ट का, 36 इंटू 3 108। तो यहां का पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट का, और अगर यहां का 3 वोल्ट है और यहां का भी 3 वोल्ट है तो इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो देयर विल बी नो करंट इन दिस रेजिस्टर। यहां 3 वोल्ट है, यहां 0 है, तो इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब हाफ एम्पियर, जो आपने पहले भी कंक्लूड किया था। यहां से यहां तक अब करंट ऐसे नहीं फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ये 3 वोल्ट है, ये 4.5 वोल्ट है, तो यहाँ है 4.5 में से माइनस किया हमने 3, 1.5 आया, 1.5 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे को फिर 0.5 मिल गया। तो ये करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया। दोनों तरीकों से आप वर्कआउट कर सकते हैं, वो सेल वाला मेथड था आपका इक्विवेलेंट वाला, और ये आपके पास जो हम पहले मार्किंग करके करते थे नोड्स के पोटेंशियल मार्क करके, उस तरीके से हो गया।